ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिंसू को देखते हैं, जो कि 3 साल बाद अब्रोड से वापस आई है, जहां उसके हस्बैंड फूमिंग ने उसे डिवोर्स के पेपर दे दिए हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है और मिंग से कहती कि ये सब क्या है। मिंग कहता है इन 3 सालों में सॉन्ग जिनी मेरे बहुत करीब आ गई है और उसने मुझे और मेरे फूजी मीडिया को बहुत सपोर्ट भी किया है। वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। जो सुनकर सू तो पूरी तरह टूट जाती है और याद करती है कि कैसे 3 साल पहले जब उसकी शादी के बाद उसे पता चला कि मिंग की मॉम मिसेस फू की किडनी खराब है, तो जिसकी वजह से उसने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया ताकि वो मिसेस फू को अब्रॉड ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवा सके। और जब वो 3 साल बाद मिसेस फू के ठीक होने के बाद वापस आई है, तो मिंग ने उसे डिवोर्स के पेपर दे दिए। ये याद करके सू कहती है कि तुम्हारी मॉम के लिए मैंने अपना एक्टिंग करियर छोड़ा था और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मिंग कहता है लेकिन वो तुमने अपनी मर्जी से किया था। तभी मिसेस फू भी वहाँ पर आती है और मिंग को बाहर जाने का कहकर नाटक करते हुए सू से कहती है कि बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम मिंग से प्यार करती हो, लेकिन तुम उसे डिवोर्स दे दो, उसके बाद भी मैं तुम्हें अपनी बहू मानूंगी। जो सुनकर सू गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, मैं मिस्ट्रेस बनकर नहीं रहूंगी। तभी मिंग की सिस्टर रैन वहाँ पर आती है और कहती है कि तो फिर निकलो यहाँ से। अब क्या मेरा भाई जीनी जैसी टॉप एक्ट्रेस को छोड़कर तुम्हें चूज करेगा। जो सुनकर सू गुस्से में कहती कि तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों को 24 घंटे का टाइम दे रही हूँ ये विला खाली करने के लिए। रैन कहती लेकिन हम विला खाली क्यों करेंगे, ये मिंग का है। सू कहती कि तुम्हारे बैंकक्रप्ट होने के बाद मैंने अपने पैसों से ये विला बाय किया था, इसलिए यहाँ रहने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस करूंगी। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है, जिसे देखकर मिसेस फू रैन से कहती है कि ये मिंग से बहुत प्यार करती है, ये वापस जरूर आएगी, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में सू एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड नान वहाँ पर आती है, जिसे देखकर सू कहती है कि क्या तुम डिटेल्स लेकर आई। नान कहती क्या और फिर उसे मिंग की प्रॉपर्टी डिटेल्स देकर कहती है कि पिछले 3 सालों में मिंग ने तुम्हारे पैसे कई जगह इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने मॉम डैड के लिए एक अपार्टमेंट भी खरीदा है। तो देखकर सू कहती है कि इस मिंग के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नान कहती कि और मुझे एक और तबाही न्यूज मिली है, तुम्हें पता है कई साल पहले जिनी के डैड ने नशे में ड्राइव करते हुए एक आदमी को मार दिया था, और वो और कोई नहीं बल्कि मिंग के डैड थे। जो सुनकर सू हैरान हो जाती है और नानू से कहती है कि उसके बाद जिनी के डैड को जेल हुई, लेकिन जिनी ने खुद को मासूम दिखाकर मिंग को फंसा लिया, उसे अभी तक ये सच नहीं पता है। तभी उन्हें बाहर कार की आवाज़ आती है, तो नान कहती है कि ये जरूर लॉयर हान होंगे। सू कहती है कि तुमने लॉयर हान को बुला लिया। नान कहती कि नहीं, एक्चुअल में गू हुओ को पता है कि तुम डिवोर्स ले रही हो, उसी ने इसे भेजा है। सू कहती है कि क्या हुओ अभी भी मुझसे गुस्सा होगा। नान कहती है कि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो लॉयर हान वहाँ पर आता है और सू को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सू उसे मिंग का दिया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट देती है, जिसे देखकर नान सू से कहती है ये क्या, मिंग तुम्हें बस 10% शेयर्स दे रहा है, उससे ज़्यादा तो तुमने उसे पैसे दे दिए हैं। सू कहती कि तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं सब कुछ उससे वापस ले लूँगी। हान कहता है कि क्या आपको और कोई हेल्प चाहिए। सू कहती कि हाँ, मुझे मेरा विला फू फैमिली से वापस लेने में आपकी हेल्प लगेगी। वही दूसरी तरफ मिंग सॉन्ग जिनी को लेकर अपने घर आया होता है, जहाँ पर वो सभी खुश होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सू हान के साथ वहाँ पर आती है और हान उन सभी से कहता है कि मैं मिस सू का लॉयर हूँ, ये विला मिस सू का है और मैं आपको इसे अभी के अभी खाली करने के ऑर्डर देता हूँ। जो सुनकर मिसेस फू कहती है लेकिन हम तो फैमिली है, हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। सू हान को पुलिस बुलाने को कहती है, तो हान हाँ बोलकर चला जाता है, जिसे देखकर जीनी सू से कहती है लेकिन हम बात करके भी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। सू कहती है लेकिन मैं मिस्टर से बात नहीं करती। तो जेनी गुस्से में सू को मारने के लिए आगे आती है, लेकिन सू उसे पुश कर देती है, जिससे कि जेनी जानबूझकर नीचे गिरकर पेट दर्द होने का नाटक करने लग जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और मिंग उनसे कहते कि ऑफिसर देखिए, इस लड़की ने मेरी वाइफ को धक्का दिया। ऑफिसर कहते कि फिर ये कौन है। मिंग कहता है कि वो भी मेरी वाइफ है। ऑफिसर गुस्से में कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वाइफ के होते हुए दूसरे को यहाँ लाने की, अभी के अभी इस घर को खाली करो। जो सुनकर मिंग जेनी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और सू वर्कर्स को फू फैमिली का सारा सामान बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देती है। जो सुनकर मिसेस फू और रैन के तो होश उठ जाते हैं और ऑफिसर उन्हें भी पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर सू हान से कहती है कि मुझे फूजी ग्रुप के 51% शेयर लेने के लिए भी आपकी हेल्प चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। मिंग जेनी के साथ वार्ड में होता है, जिसे देखकर डीन चैन लिंजा नाम की एक लड़की को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मिंग किसी दूसरी लड़की को यहाँ लेकर आया और वो प्रेग्नेंट भी है, इसका क्या मतलब है। वो कहती है कि उसने मिस सू को धोखा दिया है। जो सुनकर डीन चैन कहते हैं कि इसका मतलब अब हमें फू फैमिली का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिसेस फू की तबीयत खराब होती है और रैन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर जब वो रिसेप्शन पर वीआईपी ट्रीटमेंट की बात करती है, तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि मिस सू के कहने पर ही आप सभी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है।
इसलिए अब तुम्हें लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो सुनकर रैन गुस्सा हो जाती है और मिंग को कॉल करके उसे पूरी बात बता देती है। नेक्स्ट सीन में सू जब कार में अपने विला में आती है तो मिंग पहले से बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरी मॉम का इलाज करने से डीन चेन को मना क्यों किया। सू कहती है कि शायद तुम भूल गए कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, अब मैं उनका ट्रीटमेंट क्यों करवाऊँ। ये बोलकर उसे नया डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और कहती कि अच्छा होगा तुम अभी इस पर साइन कर दो। मिंग को एग्रीमेंट दिखता है और हैरान होकर कहते कि ये क्या बकवास है, किस हक से तुम्हें फूजी मीडिया के 51% शेयर्स चाहिए, मैं साइन नहीं करूँगा। सू कहती कि ठीक है मत करो, मैं ये बात कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और तुम्हें और उस जीनी दोनों को कोर्ट में घसीटूंगी और प्रेगनेंसी की हालत में वो कोर्ट जाते हुए कितनी अच्छी लगेगी ना। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सू नान से मिलती है। नान कहती कि क्या तुम सच में मिंग के साइन करने तक का वेट करोगी। सू कहती कि नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। एक काम करो, एक अच्छे से रिपोर्टर को हायर करके न्यूज़ वायरल करो कि जीनी मिंग की मिस्ट्रेस है और मिंग ने मुझे चीट किया है। सीन में हम देखते हैं कि इंटरनेट पर हर जगह ये न्यूज़ वायरल हो गई है कि फूजी मीडिया के सीईओ मिंग ने सू को चीट किया और जीनी उसकी मिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से जैसे ही जीनी घर से बाहर आती है मीडिया उसे घेर लेती है और उसे मिंग के मिस्ट्रेस कहकर सवाल करने लग जाती है, जिससे जीनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वही दूसरी तरफ सू मिंग के ऑफिस में होती है, जहाँ पर मिंग उसे गुस्से में कहता है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें 51% शेयर नहीं दूंगा। सू कहती है कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना मैंने हमारी मेरी सर्टिफिकेट लेने वाली वीडियो भी वायरल कर दी है, जिससे एंड में जीनी ही तुम्हारी मिस्ट्रेस साबित होगी। वही दूसरी तरफ जीनी मीडिया के सामने आने से इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। इधर ये सुनकर मिंग गुस्से में लाल हो जाता है और कहते कि ठीक है, मेरे फूजी मीडिया के 51% शेयर की कीमत कम से कम 600 मिलियन है, मैं अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हें दे देता हूँ जिसकी कीमत इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं तुम्हें शेयर्स नहीं दे सकता, बताओ क्या तुम रेडी हो। सू कहती कि ठीक है। जो सुनकर मिंग एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और सू नेक्स्ट वीक हम डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे कहकर चली जाती है। देन सू बाहर जाकर नान को कॉल करती है और कहती कि क्या तुम मेरे लिए कोई एजेंट ढूंढ सकती हो, मुझे फिर से एक्टिंग करियर स्टार्ट करना है। नान खुश होकर कहती है कि क्या सच में हमारी गोल्ड अवार्ड वाली एक्ट्रेस वापस आ रही है। सू कहती कि हाँ। वही दूसरी तरफ मिसेस फू एक रेंटल हाउस में परेशान होकर बैठी होती है। तभी मिंग आकर कहता है कि मॉम मैंने सिटी में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, कुछ दिनों में हम वहाँ चले जाएंगे, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सू को दे दी है, तो अब हमें वहीं रहना होगा। मिसेस फू गुस्से में कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिंग कहते कि तुम्हें और क्या करता, उसने कोर्ट में जाने की धमकी दी थी। मिसेस फू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिन्हें देखकर मिंग डर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर मिसेस फू हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मिंग और रैन भी वहीं होते हैं। तभी एक डॉक्टर मिसेस फू के चेकअप के लिए आते हैं। रैन कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, डीन चेन कहाँ है, तुम बस एक मामूली असिस्टेंट हो, जाओ यहाँ से। वो डॉक्टर गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा है तो खुद जाकर उन्हें ढूंढ लो। वही दूसरी तरफ सू भी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ वो डीन चेन से बात कर रही होती है। तभी रैन आकर उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुमने ही डीन चेन को मॉम का इलाज करने से मना किया है ना। जैसे सू भी उसे एक थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन मिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मिंग को ही थप्पड़ लगा देती है और कहती कि भाड़ में जाओ और खुद के दम पर अपनी मॉम का इलाज करवाओ। तभी वो असिस्टेंट डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और मिंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बिगड़ रही है, तो वो दोनों वहाँ से भागकर चले जाते हैं। तभी हमारा हीरो गू हो, जो कि सू का बचपन का फ्रेंड होता है, वो वहाँ पर आता है। उसे देखकर सू हैरान रह जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन वो उसे वेटिंग हॉल में लेकर आता है, जहाँ वो उसके हाथ की चोट पर मलहम लगाने लग जाता है। तो सू थोड़ी नर्वस हो जाती है। तभी मिंग वहाँ पर आता है और सू से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सू कहती कि तुम्हें इससे क्या। मिंग कहता है कि अभी के अभी डीन चेन से बात करो, वही मॉम को ठीक कर सकते हैं। सू कहती कि ठीक है, फौजी ग्रुप के नेक्स्ट ड्रामा में मुझे एज अ फीमेल लीड हायर करवा दो, तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। मिंग कहते लेकिन वो प्रोजेक्ट सिर्फ जीनी के लिए है। सू कहती कि ठीक है, फिर ले जाओ अपनी मॉम को कहीं और। तो मिंग गुस्से में कहते कि ठीक है, करवा दूंगा। तो सू ओके कहती है और मिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर मिंग जब ऑफिस में होता है तो जीनी गुस्से में वहाँ पर आती है और कहती कि तुमने मेरा रोल उस सू को क्यों दिया। मिंग कहता है क्योंकि उसने डीन चेन से बात करने के बदले ऐसी शर्त रखी थी। जो सुनकर जीनी जानबूझकर पेट दर्द का नाटक करती है तो मिंग डर जाता है और कहते कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए ऑडिशन अरेंज कर दिया है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सू जब मेकअप रूम में मेकअप कर रही होती है, तभी मिंग जीनी को लेकर आता है और जीनी सू से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू कहती कि क्या तुम अंधी हो, मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। मिंग कहते कि ज़्यादा उड़ो मत, ऑडिशन तो जीनी ही जीतेगी। सू कहती कि ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर मिसेस फू अभी भी हॉस्पिटल में होती है और
और मिंग भी जीनी और उसके मॉम डैड को लेकर उनसे मिलने के लिए आता है। मिसेस सॉन्ग मिसेस फू से कहती है कि तुम्हारा बेटा सेकंड मैरिज कर रहा है, फिर भी अपनी बेटी की खातिर हम इस शादी के लिए रेडी है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि और तो और हमें हमारी बेटी की शादी अब्रोड में करनी है और दहेज में भी कम से कम आपको हमें 38 मिलियन तो देने होंगे। मिसेस सॉन्ग कहती है कि और शादी के बाद हमारी बेटी के लिए एक विला भी तो लेना है। जो सुनकर मिसेस फू के तो होश उड़ जाते हैं। वो बीमार होने का नाटक करते हुए कहती है कि हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। जो सुनकर मिंग मिसेस सॉन्ग को अपना बैंक कार्ड देता है और वो दोनों खुश होकर जिनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मिसेस फू गुस्से में मिंग से कहती है कि ये सब क्या बकवास है, हम उन्हें इतनी सारी चीजें कैसे देंगे। तो मिंग कहते हैं कि मॉम हम कर भी कह सकते हैं। देन मिंग जब वार्ड से बाहर जाता है तो जिनी कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम मॉम डैड की डिमांड पूरी नहीं करोगे? वो तो बस हम दोनों को सेटल होते देखना चाहते हैं। मिंग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉल आता है जहाँ एक लेडी उसे कहती है कि डायरेक्टर जेंग ने फीमेल लीड का रोल मिस सू को देने का फैसला किया है। जो सुनकर जेनी हैरान होकर कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है। मिंग कहते कि क्या हुआ, तो जेनी कहती कि कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ, और साइड में चली जाती है और किसी को मैसेज करके कहती है कि क्या तुम प्रोड्यूसर लियू से मेरी एक मीटिंग अरेंज कर सकती हो। मैं हॉट स्प्रिंग होटल में रात को उनका वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में सू जब नान के साथ घर पर होती है तो वो नान को हैरान होकर कहती है कि ये देखो, डायरेक्टर जेंग ने कहा था कि वो मुझे एज अ फीमेल लीड हायर करेंगे, लेकिन अब उन्होंने जिनी को हायर कर लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। नान कहती कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जिनी शुरू से ही खुद को लोगों को बेचकर अपना काम करवाने में माहिर है। वो अब तक सैकड़ों लोगों के साथ सो चुकी होगी और उस बेवकूफ़ मिंग को इसका कोई आइडिया नहीं है। जो सुनकर सू गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सू सिविल अफेयर ब्यूरो में होती है जहाँ वो मिंग के साथ जाकर अपना टेम्प्रेरी डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेती है। जिसके बाद मिंग उससे कहता है कि अगर अभी भी जिनी से माफ़ी मांग लो तो तुम्हें साइड रोल दिलवा सकता हूँ। सू कहती है कि जिसने खुद मेरी बदौलत अपनी कंपनी बनाई है वो मुझे रोल देगा, पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मिस्ट्रेस। ये बोलकर वो नान को कॉल करके कहती है कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, आज मुझे मेरा डिवोर्स एंजॉय करना है। अब नेक्स्ट सीन बार का होता है जहाँ पर सू बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी हो आता है और सू के पास बैठ जाता है। तभी सू को नान का मैसेज आता है जो कहती कि मैंने सोचा कि 2 लड़कियों का साथ ड्रिंक करना सेफ नहीं है, इसलिए मैंने हो को भेज दिया। जो देखकर सू हो से कहती है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। वो कहते हैं लेकिन ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो सुनकर सू 3 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करती है जब उसने इसी तरह एक बार में बैठकर हो से कहा था कि अब उसकी शादी मिंग से होने वाली है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। ये याद करके सू काफ़ी इमोशनल हो जाती है और मिंग का ब्रेसलेट अपने हाथ से निकालने की कोशिश करती है और फिर हो से कहती है कि तुम ये ब्रेसलेट निकाल दो। वो ब्रेसलेट निकाल ही रहा होता है कि तभी वो सू के हाथ में कट का निशान देखकर कहते हैं कि क्या ये 3 साल पहले हुआ है उस कार एक्सीडेंट का निशान है। सू कहती कि हाँ, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी, तुम्हें मुझे बचाने नहीं आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए तुम्हें कभी भी दोष नहीं दिया। ये बोलकर सू वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो हो उसे पकड़कर गोद में उठा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन हो सू को उसके घर लेकर आता है जहाँ सू नशे में बेड पर सोई होती है और हो उसके उस कट के निशान के ऊपर टैटू बना रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है जहाँ पर सू सर दर्द के साथ उठकर बाहर आती है और नान को वहाँ देखकर कहती है कि मैं कल रात घर कैसे है। नान कहती कि तुमने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि हो को खुद तुम्हें लेकर आना पड़ा। तभी सू अपने उस चोट पर बने टैटू को देखती है जिसे देखकर नान कहती कि ये बहुत सुंदर है ना, उसने अपने हाथों से ये बनाया है। सू कहती कि हाँ, वो बहुत टैलेंटेड है। नान कहती कि और हाँ, मुझे डायरेक्टर जेंग का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल देना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम जिनी से नीचे काम करोगी। सू कहती कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे करियर पर फोकस करना है और मेरे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट सीन में सू जब ड्रेसिंग रूम में बैठकर सूट के लिए मेकअप कर रही होती है तभी जिनी वहाँ आती है और जब उसे पता चलता है कि सू को एज अ सेकंड फीमेल लीड हायर किया गया है तो वो उसे चिढ़ाते हुए कहती कि देख लिया ना किसमें कितना टैलेंट है। सू कहती कि किसी के साथ सोना कब से टैलेंट कहलाने लगा। जो सुनकर जिनी हैरान हो जाती है और सोचती कि जरूर इसने गुस्से में कहा होगा, इसे वो बात कैसे पता चल सकती है। नेक्स्ट सीन हम स्टूडियो का देखते हैं जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही होती है। तभी जिनी इतनी घटिया एक्टिंग करती है कि डायरेक्टर जेंग उसे चिल्लाकर कहते हैं कि आखिर तुम कितने टेक लोगी, तुम्हें किसने हायर किया है, तुम्हें सू से एक्टिंग सीखनी चाहिए। जो सुनकर जिनी चिढ़ जाती है और बचने के लिए पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है, जिसे देखकर उसकी मैनेजर वही वहाँ आकर डायरेक्टर जेंग से कहती है कि मिस्टर जेंग, एक्चुअल में जिनी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डायरेक्टर जेंग कहते हैं कि तो फिर हॉस्पिटल में ही रहे वो। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिंग वहाँ आ जाता है। जिनी जानबूझकर रोने लग जाती है तो मिंग कहते कि तुम्हें क्या हुआ। वही कहती है कि और क्या होगा, उस सू की वजह से ही डायरेक्टर जेंग ने जिनी पर गुस्सा किया। तो मिंग जिनी से कहते कि कोई बात नहीं, मैं उसे यहाँ से निकलवा दूंगा। ये बोलकर उसे हक कर लेता है और जिनी खुश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में सू जब फिर से ड्रेसिंग रूम में होती है तब एक क्रू मेंबर वहां आकर सू से कहते हैं कि डायरेक्टर जेंग ने कहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, कल से आपको स्टूडियो आने की कोई जरूरत नहीं है। सू सबको समझ जाती है और कहती कि ठीक है, तो वो क्रू मेंबर वहां से चला जाता है। देन सू नान को कॉल करती है और कहती कि डायरेक्टर जेंग ने मुझे काम से निकाल दिया है। जो मिंग ने उन्हें रिश्वत देने के लिए अपने फूजी ग्रुप के शेयर्स बेचे होंगे, एक काम करो, वो शेयर चुपके से खरीदने में मेरी हेल्प करो। नान कहती कि ठीक है। तभी जेनी भी मिंग के साथ वहाँ पर आती है और सू से कहती है कि बुरा लगा ये सुन के कि डायरेक्टर जेंग ने तुम्हें निकाल दिया। खैर ये छोड़ो और ये लो। उसे अपनी और मिंग की शादी का इन्विटेशन काट देती है और कहती कि अगले महीने हमारी शादी है, उम्मीद है तुम आओगे, और कल हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सिविल ब्यूरो भी जा रहे हैं। तब भी वहाँ आकर मिंग से डिवोर्स की आखिरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। सू कहती कि हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग सू और जेनी के साथ सिविल ब्यूरो में हम, जहाँ वो सू के साथ ऑफिशियली डिवोर्स लेकर खुद को जेनी के साथ रजिस्टर करवा लेता है, जिसे देखकर जेनी बहुत खुश हो जाती है। देन सू मिंग से कहती है कि 3 साल पहले तुमने उस कार एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई और बदले में मैंने भी 3 साल तक आंटी फू का ब्रोड में ख्याल रखा, इसीलिए अब हम दोनों पर एक दूसरे का कोई एहसान नहीं है। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन जेनी और मिंग की शादी के दिन का होता है, जहाँ पर सिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, जहाँ मिसेस फू खुश होकर डायरेक्टर जेंग और मिस्टर हुआंग से बात कर रही होती है। लेकिन तभी रेन रोते हुए वहाँ पर आती है और मिसेस फू से कहती है कि मॉम भाभी के कुछ रिश्तेदारों ने मुझे छेड़ा। तभी मिंग भी जिनी के साथ आता है और जिनी मिसेस फू से कहती है कि आंटी उन्होंने बस मजाक किया था। तभी वो लड़के जिन्होंने रेन को छेड़ा था वो भी वहाँ पर आते हैं और कहते कि हाँ वो बस मजाक था, हमें बदनाम मत करो। जो सुनकर मिसेस फू गुस्से में मिंग से कहती है कि तुम चुप क्यों हो। मिंग कहते कि मॉम छोड़ो ना, वो बस मजाक कर रहे थे। रेन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। देन मिंग मिस्टर हुआंग से बात कर ही रहा होता है तभी एक सर्वेंट आकर मिंग से कहता है कि मिस्टर फू हमारे पास वेलकम गिफ्ट कम पड़ गए हैं। जो सुनकर मिंग हैरान होकर कहते कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो एक्स्ट्रा गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे। सर्वेंट कहते कि हाँ लेकिन मिस सॉन्ग की फैमिली ने पूरे बॉक्स अपने पास रख लिया है। मिंग हैरान हो जाता है और मिस्टर हुआंग मिंग से कहते हैं कि ज़्यादा हमें चलना चाहिए। मिंग कहते कि माफ़ करना मिस्टर हुआंग, मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाया। मिस्टर हुआंग कहते कि कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमें जाना होगा। तभी सू वहाँ जाती है और कहती है लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है, आप क्यों जा रहे हैं। तो सुनकर मिंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझ पर हंसने आई हो। सू कहती कि भूलो मत, तुमने ही मुझे इन्वाइट किया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं गेस्ट को रोक सकती हूँ। मिंग कहते कि क्या सच में। सू सभी गेस्ट के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि आप सभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो सुनकर सारे गेस्ट वहीं रुक जाते हैं और मिस्टर हुआंग मिंग से कहते हैं कि वो तुम्हें सू ने कह दिया इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ। तभी सू एंगेजमेंट हॉल के बड़े से स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले कर देती है, जो कि इस बात का एविडेंस होता है कि जिनी के डैड मिस्टर सॉन्ग ने ही नशे की हालत में ड्राइव करते हुए मिंग के डैड मिस्टर फू को टक्कर मारकर उनका मर्डर किया था, जिसे देखकर हॉल में मौजूद सारे गेस्ट के साथ साथ मिंग और जिनी के भी होश उड़ जाते हैं। और मिस्टर हुआंग हंसते हुए मिंग से कहते हैं कि इसका मतलब तुमने अपने ही बाप की कातिल से शादी की है, तुम तो एक नंबर के नमूने हो। जो सुनकर मिंग जिनी को देखता है, जो डरते हुए कहती है लेकिन ये बस एक एक्सीडेंट था। इधर मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग भी ये कहकर मिसेस फू को मनाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस गुनाह की सजा कोर्ट ने पहले ही दे दी है, इसलिए मिंग और जिनी को अलग मत करो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मिसेस फू गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो। तभी रेन जिनी को पुश कर देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई से शादी करने की। जिनी बचने के लिए फिर से पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है, जिसे देखकर मिंग डरकर उसे उठा लेता है। रेन कहती कि तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। मिंग कहते क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मिसेस फू भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर रेन डर जाती है और मिंग को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने को कहती है। लेकिन जिनी मिंग को रोकती है और कहती कि तुम्हें आज मेरे और अपनी मॉम के बीच किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। ये तमाशा देखकर सू हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। देन सू जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि वो उसका बाहर वेट कर रहा है। सू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे एक बैग देता है और कहते कि इसमें एक ड्रेस है, इसे पहनकर मेरे साथ एक बिजनेस गाला में चलो, वहाँ जाने के लिए मुझे एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है। सू कहती है कि तो क्या ये ड्रेस अच्छी नहीं है। वो कहता कि है, लेकिन इसमें किसी और की स्मेल होगी। ये बोलकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सू को अपने साथ एक बिजनेस बंकेट में लेकर जाता है, जहाँ एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ली वो को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते कि मिस्टर वो आप ही हम, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर वो सू से कहता है कि तुमने कुछ खाया नहीं है, जाओ जाकर खा लो, मैं आता हूँ। तो वो चली जाती है। देन वो मिस्टर ली से कहता है कि एक्चुअली मैं जिस लड़की के साथ आया हूँ वो आपकी प्रोजेक्शन टीम के एक पैलेस सी ड्रामा में काम कर रही है और वहाँ उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा। जो सुनकर मिस्टर ली कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आपने कह दिया तो समझ लो हो गया।
मैं अभी अपनी टीम से बात करता हूँ। जो सुनकर वो सू के पास चला जाता है। तभी डायरेक्टर जेंग भी अपने एक स्टूडियो पार्टनर के साथ मिस्टर ली के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि तुम सही टाइम पर आए हो। क्या हमें सू नाम की कोई लड़की तुम्हारे स्टूडियो में काम करती है? डायरेक्टर जेंग डरते हुए कहते कि करती थी। एक्चुअल में फू फैमिली से मिले इन्वेस्टमेंट के बदले उन्होंने हमसे मिस सू को निकालने की डिमांड की और हमें उन्हें निकालना पड़ा। मिस्टर हो गुस्से में कहते कि क्या तुम मरना चाहते हो? वो मिस्टर हो के करीबी है, जाओ अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगो। ये बोलकर मिस्टर ली गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। देन वो दोनों भागकर सू के पास जाते हैं और डायरेक्टर जेंग सू से कहते हैं कि मैं सू, हमें माफ़ करना, हमसे गलतफहमी हो गई थी। अब हम चाहते कि आप थोड़ा रेस्ट कर ले और फिर से हमारी टीम में आकर फीमेल लीड का रोल करें। जो सुनकर सू हंसते हुए कहती है, लेकिन मेरी एक्टिंग तो अच्छी नहीं है ना, मैं क्यों आऊँ? जो सुनकर वो दोनों सू के सामने घुटने टेक कर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तो सू हैरान होकर कहती कि ठीक है, आप उठ जाओ, मैं आ जाऊँगी। तभी हो वहाँ पर आता है और कहते कि कोई प्रॉब्लम है क्या? सू कहती कि नहीं। हो कहते कि तो फिर चलो, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। और सू को लेकर जा रहा होता है। तभी हो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? सू कहती कि हाँ, मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे पास थे। अब मेरा पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अब बस मेरे करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। ये बोलकर चली जाती है, जिसे देखकर वो खुश होकर सोचता है कि चलो कम से कम उसे पता तो है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सू जब सुबह स्टूडियो जाने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि हो का असिस्टेंट उसे लेने आया हुआ है, जो कहता है कि मैं सू, मैं मिस्टर हो का असिस्टेंट हूँ, वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं, इसीलिए मैं आपको स्टूडियो ड्रॉप करने आया हूँ। सू कहती कि ठीक है और असिस्टेंट के साथ चली जाती है। इसके बाद जब वो स्टूडियो आती है तो मिंग सू के साथ उस असिस्टेंट को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? असिस्टेंट कहते कि मैं मिस्टर हो का असिस्टेंट हूँ, उन्होंने मुझे मिस सू का ख्याल रखने को कहा है। जो सुनकर मिंग सू से कहता है कि हमें डिवोर्स लिए 1 वीक भी नहीं हुआ और तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। सू कहती कि बकवास बंद करो, अपने ही बाप के मर्डर से शादी करने वाले के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जो सुनकर मिंग गुस्से में सू को उंगली दिखाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? जिसे देखकर असिस्टेंट मिंग का हाथ ही मोड़ देता है और सू उससे कहती है कि अभी तो मैंने बस एक राज खोला है, मेरे पास अभी भी जीनी के कई राज हैं। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन जीनी जब ड्रेसिंग रूम में होती है तब मिंग भी वहाँ आता है और गुस्से में कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था? जीनी कहती कि मेरा विश्वास करो, मुझे ये बात नहीं पता थी और डैड को इसकी सजा भी मिल चुकी है, इसलिए मैं तुमसे शादी करके प्रायश्चित करूंगी। मिंग कहता है कि सच सच बताओ, तुम मुझसे और क्या छिपा रही हो? जीनी कहती कि मैं कुछ नहीं छिपा रही। मिंग कहती कि ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ और पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मिसेस फू भी हॉस्पिटल से रैन के साथ आती है और जीनी को एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम एक मर्डर की बेटी हो, निकल जाओ यहाँ से। जो सुनकर मिंग मिसेस फू को शांत करता है। मिसेस फू उसे भी एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम अपने बाप के कातिल की बेटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? मिंग धीरे से कहते कि मॉम, जिनी फूजी मीडिया की होस्ट है, अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जो सुनकर मिसेस फू शांत हो जाती है और मिंग उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद सू जब रात को घर जाने के लिए बाहर आती है तो एक क्रू मेंबर सू को एक कार में बिठाता है और तभी जेनी भी वहाँ आकर सू को देखकर स्माइल करती है और कार का डोर बंद हो जाता है, जिसे देखकर सू कहती कि जरूर कोई गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि ड्राइवर कार को थोड़ी दूर ले जाकर उसे पेड़ से टक्कर मार देता है और सू का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तभी मिंग भागकर वहाँ आता है और डोर ओपन करके देखता है कि सू बेहोश है, तो वह उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है। तभी जेनी उससे कहती है कि तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? मिंग कहते कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है? ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेनी गुस्से में वही से कहती है कि इन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक करो और न्यूज़ वायरल करो कि सू मेरे और मिंग के बीच मिस्ट्रेस बनकर आ रही है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर सू को जब होश आता है तो मिंग उसे आराम से बिठाता है। तो सू कहती कि मुझसे दूर रहो। मिंग कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। जो सुनकर सू 2 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सू को काफ़ी तेज फीवर होता है, जिसकी वजह से वो मिंग को कॉल करती है। लेकिन जिनी कॉल रिसीव करके कहती है कि मिंग बिजी है और कॉल कट कर देती है। ये याद करके सू मिंग से कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब बस तुम्हारा नाटक है। वही दूसरी तरफ हो भी हॉस्पिटल आता है और बाहर से उन दोनों को बहस करते देख रहा होता है। तभी नान भी वहाँ आती है और हो को ऐसे देखकर कहती है कि क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? वो कहते कि नहीं और गुस्से में चला जाता है। देन नान अंदर आती है। सो नान से कहती कि अभी बाहर हो था ना? वो कहती कि हाँ, मैंने उसे अंदर आने को भी कहा लेकिन वो चला गया। तभी नान सू को इंटरनेट पर एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है और कहती कि देखो, उस जिनी ने तुम्हारी और मिंग की फोटो वायरल करके तुम्हें मिस्टर साबित करने की कोशिश की है। जो सुनकर मिंग सू से कहते कि तुम चिंता मत करो, उसने बस जेलस होकर ये किया होगा, लोग ऐसे र्यूमर्स भूल जाते हैं। जो सुनकर सू नान से कहती है कि मेरे लिए लॉयर हायर करो, मैं जिनी के अगेंस्ट केस करूंगी। जो सुनकर मिंग हैरान होकर कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर नान मिंग से कहती कि अच्छा वो प्रेग्नेंट है तो साउथ ईस्ट में एक 50 साल के मैरिड बिजनेसमैन के साथ होटल रूम में क्यों है? जो सुनकर मिंग कहते कि तुम क्या बकवास कर रही हो।
नानू से उस न्यूज़ का आर्टिकल दिखाती है, जिसे देखकर मिंग हैरान होकर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन साउथ ईस्ट 5 स्टार होटल का होता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स जिनी के रूम के बाहर खड़े होकर उसे आवाज़ लगा रहे होते हैं और जिनी अंदर मिस्टर मैंग नाम के एक 50 साल के बुढ़े के साथ डरते हुए बैठी होती है। जहाँ मिस्टर मैंग कहते हैं कि ये सब क्या है, हमारे यहाँ होने की न्यूज़ इन्हें कैसे मिली। जिनी कहते कि पता नहीं, लेकिन आप भी मुझे गोल्ड अवार्ड जीतने में हेल्प करोगे ना। मिस्टर मैंग कहते कि हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो। तभी मिंग भी पीछे के डोर से वहाँ पर आ जाता है और जिनी से कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिनी डर जाती है और मिस्टर मैंग मिंग से कहते हैं कि तुम जिनी के हस्बैंड हो ना, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम बच जाएंगे। जो सुनकर मिंग सोचता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, जो गोल्ड अवार्ड के लिए ही जिनी ने इनसे कांटेक्ट किया होगा, मैं इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकता। वो मिस्टर जैंग से कहते हैं कि आप वॉशरूम में जाकर छिप जाइए, मैं इसे मैनेज कर लूँगा। तो वो वॉशरूम चले जाते हैं और मिंग जिनी के साथ बाहर आता है। सभी रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद हमें गलत न्यूज़ मिली थी। ये तो मिस्टर एंड मिसेस मिंग है। लेकिन तभी मिस्टर मैंग की वाइफ मिसेस मैंग वहाँ पर आती है और जिनी को एक थप्पड़ लगा कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। ये बोलकर वो गुस्से में अंदर जाकर मिस्टर मैंग के कान पकड़कर उन्हें वॉशरूम से बाहर लाती है, जिसे देखकर सारे रिपोर्टर हैरान रह जाते हैं और उनके वीडियो बनाने लग जाते हैं। जो देखकर मिंग जिनी को गुस्से में पुश करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिनी भी उसके पीछे जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसे थप्पड़ लगा देता है। जिनी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। मिंग कहते कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्या इसका बदले मैं तुम्हारी आरती उतारूं। जिनी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ और मैंने बस गोल्ड अवार्ड के लिए मिस्टर मैंग से कांटेक्ट किया था। तभी मिसेस मैंग वहाँ पर आती है और गुस्से में जिनी को फिर से बाल खींच खींच कर मारने लग जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर सू जब वापस घर आती है तो देखती है कि मिंग उसके घर के बाहर खड़ा है, जिसे देखकर वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग कहती कि मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ, तुम्हें तो जिनी और मिस्टर मैंग वाले न्यूज़ के बारे में पता ही है। इससे मेरे फूजी मीडिया के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और मेरे पास फंडिंग के लिए पैसे नहीं है, मुझे 600 मिलियन के फंड की ज़रूरत है। सू कहती कि ठीक है, मुझे फूजी मीडिया के 51% शेयर्स दे दो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगी। मैं गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम भूल गई 3 साल पहले वो मैं ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। सू कहती कि हाँ तो क्या हुआ, मैंने भी पूरे 3 साल अब्रोड में रहकर नौकरानी की तरह तुम्हारी मॉम का ख्याल रखा था, वो भी अपने खर्चे पर, इसीलिए एहसान की बात तो करो ही मत। तभी हो भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिंग कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि ये सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम अपने शेयर्स बेच रहे हो, वो तुम मुझे क्यों नहीं बेच देते। मिंग कहते कि बिल्कुल नहीं। हो कहता कि चलो भी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कहकर हमें बेवकूफ़ बना लोगे कि तुमने 3 साल पहले सू की जान बचाई थी। मिंग हैरान होकर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता कि यही कि तुमने सू की जान बचाई ही नहीं, बस हॉस्पिटल जाकर उसका सेवियर बनने का नाटक किया था। जो सुनकर सू हैरान होकर कहती कि क्या। जो सुनकर मिंग कहते कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, लेकिन मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा था। सू रोते हुए कहती कि बकवास बंद करो, मैं 3 सालों से यही मानती रही कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन ये सब बस एक झूठ था। और फिर सू जारी होती है। तभी वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सू कहती है कि अब मुझे और कुछ नहीं सुनना और चली जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर मिंग के घर में रैन ने जिनी का नेकलेस ले लिया है और जिनी उससे नेकलेस वापस लेने के लिए लड़ाई कर रही है, जिसे देखकर मिंग वहाँ आकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिनी कहती कि देखो तुम्हारी बहन ने मेरा नेकलेस चुरा लिया। रैन कहती कि तुमने चोर किसे कहा। तभी मिसेस फू जिनी को पुश करके नीचे गिरा देती है, जिससे जिनी के पेट में दर्द होने लग जाता है, जो देखकर मिंग डर जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर डॉक्टर मिंग के पास आकर कहते हैं कि गिरने की वजह से आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है, हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। मिंग कहते कि ठीक है। डॉक्टर चले जाते हैं। तभी रैन मिंग से कहती है कि अच्छा हुआ वो बच्चा चला गया, अब तुम उससे डिवोर्स ले सकते हो। मिंग कहते कि ऐसी हालत में उससे डिवोर्स लेना सही नहीं है, अभी तुम मोम को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। तो रैन मिसेस फूक के साथ वहाँ से चली जाती है। देन मिंग जेनी के साथ वार्ड में होता है। जेनी रोते हुए कहती है कि मेरा बच्चा मर कैसे सकता है, तुम्हारी बहन और मॉम ने उसे मारा है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिंग कहता है कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है और वैसे भी मैं अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं था, अच्छा ही हुआ कि वो चला गया, ये बोलकर चला जाता है, जिसे देखकर जेनी को काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिन में मिंग फिर से सू के घर आता है, जहाँ वो सू को एक एग्रीमेंट देकर कहते हैं कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ इस एग्रीमेंट को देखकर इस पर साइन कर दो। सू एग्रीमेंट देखकर कहती कि तुम मुझे 40% शेयर दे रहे हो, लेकिन 51% शेयर के बिना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मिंग कहते कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं पूरी कंपनी तुम्हें नहीं दे सकता। सू कहती कि एक काम करते हैं, 45% शेयर मुझे दे दो, मैं पैसा दे दूंगी। मिंग कहते कि ठीक है, मैं एग्रीमेंट बनवा लूँगा और वहाँ से चला जाता है। देन मिंग जैसे ही बाहर आता है, उसे रैन का कॉल आता है, जो रोते हुए कहती है कि मॉम को पुलिस लेकर चली गई है, उस जिनी ने उन पर केस कर दिया है, जो सुनकर मिंग हैरान रह जाता है। देन मिंग पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ मिसेस फू रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो,
मिंग कहता है कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड है कि आपने उसे पुश किया था, मैं आपको कैसे बचाऊं। तभी लॉयर आता है और मिंग से कहता है कि ये केस बहुत पेचीदा है, अगर मिस जेनी ने केस वापस नहीं लिया तो आपकी मॉम को 3 साल तक की जेल हो सकती है। जो सुनकर मिसेस वो रोने लगती है और मिंग कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जेनी को मनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिंग सीधे हॉस्पिटल जाता है और गुस्से में जेनी से कहता है कि अभी के अभी अपना केस वापस लो, तुम्हें पता है ना मॉम बीमार है, वो वहाँ मर भी सकती है। जेनी कहती कि ये तो अच्छी बात है, फिर मेरे बच्चे का बदला पूरा हो जाएगा। जो सुनकर मिंग गुस्से में जेनी का गला पकड़ लेता है और कहते कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब डिवोर्स चाहिए। जेनी कहती कि इस बारे में सोचना भी मत। मिंग कहते कि मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगा, अगर साइन नहीं किया तो मैं कोर्ट में केस करूंगा। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में मिंग सू के साथ अपने फूजी मीडिया के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और कहता है कि आज मैं आप सभी को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, इनसे मिलिए, ये मिस सू है, आज से ये भी हमारे फूजी ग्रुप की शेयर होल्डर है। जो सुनकर सू सभी से कहती है कि मैं फूजी ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, इसीलिए शुरुआत मैं इस कंपनी का नाम बदलने से करूँगी। जो सुनकर मिंग कहता है कि तुम्हारे पास 45% शेयर है, तुम ये नहीं कर सकती। सू कहती कि 45 नहीं 51। जिस दिन तुमने डायरेक्टर जैंग को रिश्वत देने के लिए अपने 6% शेयर बेचे थे, उसी दिन मैंने उन्हें खरीद लिया था। जो सुनकर मिंग के तो होश उड़ जाते हैं और सू सभी से कहती है कि तो आज से इस कंपनी का नाम होगा पर्सनल स्टूडियो। जो सुनकर मिंग कहता है कि तो ये सब बस तुम्हारी चाल थी। सू कहती कि नहीं, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। तभी जेनी भी भागकर वहाँ आती है और सू को देखकर कहती है कि तुमने मिंग को मुझसे डिवोर्स लेने के लिए भड़काया है ना। ये बोलकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन सू उसे रोककर उसे ही थप्पड़ लगाकर कहती है कि अपनी औकात में रहो। तभी मिंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब और कितना तमाशा करोगी। जेनी कहती कि मैं तमाशा कर रही हूँ, ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, मुझे 600 मिलियन दे दो और उसके बाद मैं एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगी। मिंग कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वो उसके कान में कहता है कि अगर तुमने नाटक किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। जो सुनकर जेनी डर जाती है। तभी मिंग को कॉल आता है कि उसकी मॉम की हालत काफ़ी ख़राब है, तो वो डरकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में मिंग भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ एक नर्स उससे कहती है कि अच्छा वो आप आ गए। बेड से गिरने के बाद पेशेंट की हालत और ख़राब हो गई है। मिंग कहती कि वो बेड से गिर कैसे सकती है। नर्स कहती कि पता नहीं, मैं आपकी बहन को उनका ध्यान रखने का कहकर 2 मिनट के लिए बाहर गई थी, लेकिन वापस आने पर आपकी बहन यहाँ पर नहीं थी और आपकी मॉम नीचे पड़ी थी। जो सुनकर मिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रैन को कॉल करता है, लेकिन वो आंसर नहीं करती। तभी एक डॉक्टर मिंग को आकर कहता है कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उनकी जान जा सकती है। जो सुनकर मिंग डर जाता है। तभी रैन वहाँ पर आती है। मिंग गुस्से में कहते कि तुम कल कहाँ थी, तुम्हारी वजह से मॉम बेड से नीचे गिर गई और उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। रैन कहती कि मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए मैं उसके पास गई थी। मिंग गुस्से में कहता है कि 3 साल तक सू ने मॉम का ख्याल रखा था, क्या तुम कुछ दिन उनका ख्याल नहीं रख सकती है। रैन कहती कि तो एक काम करो, सू को फिर से यहाँ बुला लो, वैसे भी अब उस जेनी से तुम डिवोर्स लेने वाले हो। मिंग कहती कि बकवास बंद करो और चुपचाप मॉम के पास जाओ। जो सुनकर रैन डरते हुए वार्ड में चली जाती है। देन मिंग सू को कॉल करता है और कहते कि मॉम बहुत बीमार है, क्या तुम मिलने आ सकती हो। सू गुस्से में कहती है कि मेरा अब तुमसे या उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, और कॉल कट कर देती है। तभी सू को उसके लालची डैड मिस्टर लिन का कॉल आता है, जो कहते कि मैंने सुना है कि तुमने मिंग से डिवोर्स ले लिया है, क्या तुमने अपने डैड को ये बताना जरूरी नहीं समझा। सू गुस्से में सोचती है कि तुम्हारी वजह से ही मॉम और मुझे इतना सफ़र करना पड़ा था। वो कहते कि आप भी तो कॉल कर सकते थे ना डैड। मिस्टर लिन कहते कि ठीक है ये सब छोड़ो, मिसेस लिन और मैं चाइना आ गए हैं, क्यों ना हम साथ में डिनर करें। सू आधे मन से कहती कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद सू मिस्टर लिन के घर आती है, जहाँ मिस्टर लिन के साथ उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर लिंजी होती है। वो सभी साथ डिनर कर ही रहे होते हैं। तभी लिंजी सू से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम डायरेक्टर ली के नए ड्रामा में एज अ फीमेल लीड काम कर रही हो, क्या तुम वो रोल मुझे दे सकती हो। जो सुनकर मिस्टर लिन कहते कि क्यों नहीं, बड़ी बहन होने के नाते सू ये जरूर करेगी। सू कहती कि तो आपने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। मिस्टर लिन कहते कि नहीं, लेकिन तुम अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हो, चलो आप डायरेक्टर ली को कॉल करो और उनसे कहो कि तुम और एक्टिंग नहीं करोगी। सू कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर लिंजी को एक्टिंग करनी है तो अपने दम पर करे। बोलकर वो वॉक पर लगे एक पेंटिंग को देखकर उसके पास जाती है और उसे देखकर मिस्टर लिन से कहती है कि मैं ये पेंटिंग लेकर जा रही हूँ। मिस्टर लिन कहते कि तुम डिनर के लिए आई हो या हमें लूटने के लिए। सू कहती कि ये पेंटिंग ग्रैंडपा ने मेरे लिए बाय की थी, जिसका मेरे पास बिल भी है, अगर आप मना करेंगे तो मैं पुलिस को भी बुला सकती हूँ। जो सुनकर मिस्टर लिन हंसते हुए सू के पास आते हैं और कहते कि कोई बात नहीं, तुम इसे ले जाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुम और वो अभी भी कांटेक्ट में हो ना। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उससे थोड़ा मिलो जुलो और फिर शादी कर लो, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। उसके बाद हमारे लिन ग्रुप को गू फैमिली का रिजॉर्ट प्रोजेक्ट भी आसानी से मिल जाएगा। सू कहती कि सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बदले आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। मिस्टर लिन कहते कि तुम्हें क्या चाहिए। सू कहती कि लिन ग्रुप के 10% शेयर्स। जो सुनकर मिस्टर लिन के साथ साथ स्टेप मॉम और लिंजी के भी होश उठ जाते हैं और
मिस्टर लिन कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तो मैं नहीं दे सकता। सू कहती कि तो फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन अभी भी टाइम है, अच्छे से सोचकर जवाब दे देना, और हाँ, पेंटिंग मेरे घर भिजवा देना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर मिस्टर लिन को तो काफी गुस्सा आता है। लिन जी कहती कि डैड आप गुस्सा मत कीजिए, क्यों ना मैं मिस्टर हो के करीब आने की कोशिश करूँ। मिस्टर लिन खुश होकर कहते हैं कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो, सच में तुम ही मेरी प्यारी बेटी हो। जो सुनकर लिन जी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर लिन जी मास्क लगाकर गो ग्रुप के ऑफिस में आती है और साइड में खड़ी होती है। तभी सू वहाँ पर आती है और वो के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि मैं नीचे आ गई हूँ, मुझे मिस्टर हो से मिलना है। असिस्टेंट कहता है कि मैं अभी नीचे आता हूँ। देन सू वहाँ वेट कर ही रही होती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो मैं अभी आती हूँ कहकर भागकर चली जाती है, जिसे देखकर लिन जी मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी असिस्टेंट आकर लिन जी को मास्क में देखकर उसे सू समझ लेता है और मिस सू चलिए कहकर उसे अंदर लेकर चला जाता है। देन असिस्टेंट जब लिन जी को हो के केबिन में लेकर जाता है तो वो वहाँ पर सोफे पर सोया होता है। असिस्टेंट लिन जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। देन हो को सोता देखकर मौके का फायदा उठाकर लिन जी जैसे ही उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी लिन जी मास्क उतार कर कहती है कि मिस्टर हो, ये मैं हूँ, मेरा नाम लिन जी है, आप मेरे डैड मिस्टर लिन को जानते हैं ना। वो गुस्से में असिस्टेंट को बुलाता है, जो अगर लिन जी को देखकर कहते कि तुम कौन हो। वो कहते कि तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हो। असिस्टेंट हो से कहते हैं कि मैंने गलती से इसे मैं सू समझ लिया, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। लेकिन वो कहते कि तुम जाकर सू को देखो, मैं इसे देख लूंगा। असिस्टेंट चला जाता है और लिन जी सोचती है कि शायद मिस्टर हो को मुझ में इंटरेस्ट है। तभी हो से कहते कि बताओ तुम्हें क्या काम है। जो सुनकर लिन जी कहती है कि मिस्टर हो, एक्चुअल में मैं आपके न्यू रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी लिन फैमिली की तरफ से कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ, प्लीज आप एक बार इस एग्रीमेंट को देख लीजिए। ये बोलकर जानबूझकर नीचे गिर जाती है और हो से कहती है कि क्या आप मुझे उठा सकते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके उसे एग्रीमेंट ले लेता है और एग्रीमेंट को पढ़कर लिन जी को ही फेंक कर देते हुए कहता है ये सब कुछ बकवास है, निकलो यहाँ से, मुझे कोई कोऑपरेशन नहीं करना, और हाँ, तुम्हारी इन गंदी चालों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी सू भी हो के असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आती है और लिन जी को देखकर कहती कि वाह, क्या ये आपकी गेस्ट है। वो कहते कि नहीं, ये एक गधे की गलतफहमी है। जो सुनकर असिस्टेंट सू से कहता है कि एक्चुअल में मिस लिन जी ने मास्क लगाया था तो मैंने इन्हें आप समझ लिया। सू कहती कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे ये मेरी स्टेप सिस्टर है। वो असिस्टेंट से कहते कि ध्यान रहे कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो, और हाँ, लिन जी को ऑफिस में ब्लैक लिस्ट भी कर दो। जो सुनकर लिन जी हैरान हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद वो सू से कहता है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था। वो कहती कि एक्चुअल में मुझे भी लिन फैमिली के लिए तुमसे तुम्हारा रिजॉर्ट प्रोजेक्ट चाहिए। वो हैरान होकर कहते कि लिन फैमिली के लिए। सू कहते कि नहीं, मतलब मेरे लिए ही, क्योंकि मैं लिन ग्रुप को जल्दी अपने अंडर कर लूंगी। वो कहते कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। सू कहती कि मैं तुम्हें कंपनी के आधे शेयर्स दे दूंगी। वो कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। सू कहती कि नहीं, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहते कि क्योंकि ये तुम खुद के लिए कर रही हो तो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है। वो कहता है कि तो क्या हम कहीं और चले। बोलकर उसे किस करने वाला होता है, तभी वो नर्वस होकर पीछे हट जाती है और कहती कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है और वो हंसने लग जाता है। वही दूसरी तरफ लिन जी जब घर जाकर मिस्टर लिन से कहती है कि वो फेल हो गई तो मिस्टर लिन उसे एक जोर का तमाचा लगाते हैं और कहते कि तुम फेल नहीं हुई हो, तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। तुम तो मिस्टर हो को खुश करने गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब उन्होंने हमारी बिडिंग सेरेमनी की एलिजिबिलिटी को भी कैंसिल कर दिया है। जो देखकर स्टेप मॉम मिस्टर लिन को शांत करते हुए कहती कि गुस्सा मत करो, ये तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मिस्टर लिन गुस्से में कहते हैं कि बकवास बंद करो, क्या ऐसे हेल्प की जाती है। लिन जी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है तो स्टेप मॉम भी उसके पीछे चली जाती है। देन मिस्टर लिन गुस्से में आकर सू को वॉइस मैसेज भेजकर कहते हैं कि मैं तुम्हें 10% शेयर देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन किसी भी हाल में मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। इधर लिन जी रूम में बैठकर गुस्से में पिलो को मार रही होती है। तभी स्टेप मॉम आकर कहती है कि बेटा आप गुस्सा मत करो, देखो ना तुम्हारी एक गलती की वजह से डैड को 10% शेयर का नुकसान हो गया। लिन जी हैरान होकर कहती है कि वो सू को शेयर देने के लिए मान गए। स्टेप मॉम कहती कि हाँ। लिन जी गुस्से में कहती है कि वो एक नंबर की कमी नहीं है, उसे हमें उसकी मॉम के साथ ही मार देना चाहिए था। जो सुनकर स्टेप मॉम हैरान होकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती कि चुप रहो। नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल आई होती है जहाँ डॉक्टर उसे उसके 3 साल पहले के कार एक्सीडेंट की मेडिकल रिपोर्ट देते हैं, जिसमें वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि 3 साल पहले उसे हॉस्पिटल लाने वाला आदमी मिंग नहीं बल्कि हुओ था। जिसे देखकर वो हैरान होकर डॉक्टर से कहती है कि लेकिन उसने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। डॉक्टर कहते कि जब वो तुम्हें यहाँ लेकर आया था तब वो खुद भी विंडो के कांच की वजह से घायल था, लेकिन उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया ताकि तुम्हारे और मिंग के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डॉक्टर कहती कि और हाँ, मिसेस फू की हालत भी बहुत खराब है, हमें कोई डोनर नहीं मिला है, उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तभी
मिंग वहाँ आता है और सू से कहता है कि अब तो तुम यही हो, प्लीज एक बार चलकर मॉम से मिल लो। सू गुस्से में उसके साथ चली जाती है। देन जैसे ही वो वार्ड में जाती है, मिसेस वू रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए प्लीज मेरी लास्ट विश समझ के फिर से मिंग से शादी कर लो। जो सुनकर मिंग कहते हैं कि मॉम सही कह रही है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, तुम सभी को ये कहते हुए शर्म नहीं आई, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिला तो वो था सिर्फ और सिर्फ धोखा। मिंग मिसेस वू से कहता है कि मैंने कहा था ना मॉम, सू नहीं मानेगी। मिसेस वू खांसते हुए रैन को इशारा करती है तो रैन सू को बेहोश करने की कोशिश करने लग जाती है, जिससे सू बचने की कोशिश करती है, जिससे सू के हाथ से बेल बज जाता है और एक नर्स वहाँ आ जाती है। मिंग तुरंत उसके आगे जाता है और कहता है कि वो गलती से बेल बज गई थी, यह सब ठीक है। नर्स जाने लगती है और जाते जाते सू के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है। इधर सू क्लोरोफॉर्म के नशे से बेहोश हो जाती है। देन मिसेस वू मिंग से कहती है कि अब जल्दी से मौके का फायदा उठाकर इसके साथ कुछ गंदी फोटोज क्लिक करो, उसके बाद हम उसे ब्लैकमेल करके फूजी मीडिया वापस ले लेंगे। मिंग कहते कि आप क्या कह रही है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मिसेस वू कहती कि बकवास बंद करो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर वो रेन के साथ वहाँ से चली जाती है। देन मिंग सू को गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, और फिर अपनी जैकेट उतारकर उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है। तभी हो वहाँ जाता है और मिंग को एक जोर का पंच लगाता है, जिससे मिंग नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिसेस वू और रेन के साथ साथ डॉक्टर भी भागकर वहाँ पर आते हैं और सू को चेक करके कहते हैं कि इसे ड्रग से एलर्जी हुई है, हमें जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। देन डॉक्टर जब सू का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो एक नर्स वहाँ पर आती है और कहती है कि डॉक्टर, मिसेस वू को हार्ट अटैक आया है। जो सुनकर वो कहता है कि अगर वो मर भी रही हो तो भी उसे बचाना, मैं उसे कोर्ट में घसीट कर रहूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है। इधर डॉक्टर जैसे ही मिसेस वू के वार्ड में जाकर उन्हें चेक करते हैं तो मिंग कहता है कि मैं पहले ही इन्हें ना बचाने के पेपर पर साइन कर चुका हूँ। डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं लेकिन क्यों, तुम अपनी मॉम को बचाना क्यों नहीं चाहते? मिंग कहते हैं कि मैं मॉम को जेल जाने से बचाना चाहता हूँ, उन्होंने ही सू को ड्रग देने को कहा था। जो सुनकर डॉक्टर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और मिंग मिसेस वू से कहता है कि अब आपके पापों के प्रायश्चित का टाइम आ चुका है। जो सुनकर मिसेस वू वहीं अपना दम तोड़ देती है। इधर हम देखते हैं कि सू को भी होश आ जाता है, जहाँ वो हो को देखकर कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए? हो कहता है कि हाँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सू कहती कि लेकिन क्यों, 3 साल पहले भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम हमेशा छिपकर मेरी हेल्प क्यों करते हो? वो कहता है कि ये मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिसेस वू मर चुकी है। सू हैरान होकर कहती कि क्या? वो कहता कि हाँ, और मरते हुए उन्होंने सारा इल्जाम भी अपने ऊपर ले लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उस मिंग और उसकी बहन को छोड़ूंगा नहीं। तभी हम मिंग को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होता है। वो सू को कॉल करके उससे माफ़ी मांगता है और उसे केस वापस लेने को कहता है, लेकिन सू कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें फूजी मीडिया के सारे शेयर्स दे दूंगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन सू कहती कि मुझे इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कॉल कट कर देती है, जिससे मिंग पुलिस स्टेशन में ही रोने लग जाता है। तभी सू को मिस्टर लिन का कॉल आता है, जो कहते कि तुम्हें मेरे उस प्रोजेक्ट के बारे में याद तो है ना? जो सुनकर हो सू से फ़ोन ले लेता है और मिस्टर लिन से कहता है कि मैंने पहले ही आपको एग्रीमेंट भेज दिया है, इसलिए सू को परेशान मत कीजिए। मिस्टर लिन खुश होकर कहते हैं कि मिस्टर हो, आप उसके साथ ही हैं, और क्या आप एग्रीमेंट के बारे में सच कह रहे हैं? हो कहता है कि हाँ, और कॉल कट कर देता है। सू हो से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना लिन फैमिली काम बर्बाद भी कर सकती है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन टेंशन मत लो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास कई सारी बैकअप कंपनीज हैं, मैं उन्हें ये प्रोजेक्ट सौंप दूंगा। सू कहती है कि अब जब तुम इतना कर रहे हो तो मुझे तुम्हारी कोई फीस बताओ, मैं तुम्हारी एक फीस पूरी कर दूंगी। जो सुनकर वो सू के पास आकर बैठ जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर सू काफ़ी नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी वो कहता है कि क्या नेक्स्ट वीक मेरे साथ डिनर पर चलोगे? सू कहती कि बस इतना ही। वो कहता है कि हाँ, तो सू ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि अपने नए रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए गू फैमिली ने एक बंकेट ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ मिस्टर लिन भी लिंजी और सू के साथ आते हैं और सू से कहते हैं कि बेटा ये गू फैमिली की बहुत बड़ी बंकेट पार्टी है, क्यों ना तुम लिंजी को यहाँ आए सभी गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाओ। सू कहती है कि इस देहाती लड़की को इसकी क्या जरूरत है। लिंजी चिढ़ जाती है और उसे अपना जेड ब्रेसलेट दिखाकर कहती है कि कुछ भी कहने से पहले इसे देख लो। ये देखकर सू हैरान हो जाती है और कहती कि ये मेरी मॉम का ब्रेसलेट है, मुझे वापस दो। लिंजी कहती है लेकिन मैं इसे वापस क्यों दूँ? सू कहती कि ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ आए हर वेल्दी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। लिंजी कहती कि ठीक है, फिर बंकेट के बाद मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगी। मिस्टर लिन कहती कि और हाँ, सबसे पहले ऐसे हो के पास लेकर जाना, मैं चाहता हूँ कि ये उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांगे। सू ओके बोलकर लिंजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। देन सू लिंजी को हो के पास लेकर जाती है और कहती है कि मिस्टर हो, लिंजी आपसे उस दिन जो कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती है। लिंजी हो से कहती है कि मिस्टर हो, माफ़ करना, उस दिन आपके और मेरे बीच जो ऑफिस में हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। जो सुनकर हो का एक फ्रेंड हो से कहता है कि ये तुम्हारे ऑफिस में कैसे है? लिंजी कहती है कि एक्चुअल में मिस्टर हो ने मुझे सू समझ लिया था और वो मेरे पास भी आ गए थे।
हो गया था कि हाँ, उसके बाद मैंने असिस्टेंट को कहकर पूरे ऑफिस को सैनिटाइज भी करवाया था ताकि तुम्हारी बदबू और कोई इन्फेक्शन वहाँ ना रहे। जो सुनकर लिंजी काफ़ी चिढ़ जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन सू उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो। सू कहती कि उसके पास मेरी मॉम का जेड ब्रेसलेट है, कहीं गुस्से में वो उसे कुछ करना दे, ये बोलकर चली जाती है। देन लिंजी रोते हुए मिस्टर लिन के पास आती है और कहती कि डैड, मिस्टर वो ने फिर से मेरी बेइज्जती की और कहा कि मुझसे बदबू आती है, और सू ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। मिस्टर लिन सू से कहते हैं कि तुम अपनी बहन की बेइज्जती होते कैसे देख सकती हो। सू कहती कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह माफी मांगने के लिए सही नहीं है। लिंजी कहती कि बकवास बंद करो, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम बस एक सेकेंड हैंड औरत हो जिसे मिस्टर वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सुनकर सू लिंजी को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो। ये देखकर मिस्टर लिन भी सू को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन सू कहती है कि अगर मुझे मारा तो गो फैमिली और लिन फैमिली का कॉपरेशन भूल जाइए। तो मिस्टर लिन रुक जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करके मेरी बेटी को मारना चाहती हो। सू कहती कि अगर वो आपकी बेटी है तो फिर मैं कौन हूँ। मिस्टर लिन गुस्से में कह देते हैं कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो ही नहीं। तो हैरान होकर कहती है कि आपका मतलब क्या है। लिंजी कहती कि यही कि मैं डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तुम्हारी मॉम एक कैरेक्टरलेस औरत थी, उन्होंने डैड को धोखा दिया था और तुम लिन फैमिली की डॉटर हो ही नहीं। जो सुनकर तुम गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, मेरी मॉम ऐसी नहीं थी। मिस्टर लिन कहती कि अच्छा तो फिर बताओ, 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव कैसे आया, जबकि तुम्हारी मॉम और मेरा दोनों का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था। और तो और हमारी लिन फैमिली की 3 जनरेशन में से किसी का भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं है। जो सुनकर सूखे तो होश उड़ जाते हैं और मिस्टर लिन लिंजी को लेकर चले जाते हैं। तभी हो के डैड मिस्टर गो भी हो के पास आते हैं और कहते कि मिस जेंग आ गई है, जाओ उससे जाकर बात करो, मुझे वो तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की लगती है। हो कहते कि डैड लेकिन मेरे दिल में कोई और है। मिस्टर गू गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, तुम्हें मिस जेंग से ही शादी करनी पड़ेगी। तभी सू वहाँ आकर मिस्टर गू को हेलो कहती है, जो खुश होकर उसे कहते हैं कि बेटा अब तुम ही इस वो को समझाओ, ये शादी करने से मना कर रहे हैं, वैसे भी तुम दोनों बचपन से भाई बहन जैसे हो। जो सुनकर सू हैरान होकर सोचती है कि मिस्टर गू मुझे अपनी बेटी जैसे मानते हैं, कहीं मैं उनकी बेटी तो नहीं। जिसे देखकर हो कहते कि तुम क्या सोच रही हो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन सू को कार में साइड देखकर हो कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकती हो। वो कह रही कि मिस्टर लिन ने कहा कि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, क्या तुम पता कर सकते हो कि मैं किसकी बेटी हूँ। वो कहता कि तुम किसी की भी बेटी हो, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग नहीं बदलेगी। सू कहती है लेकिन अंकल गू सही कह रहे हैं, मिस जेंग तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है। ये बोलकर वो नान को मैसेज करके कहती है कि पता लगाओ कि क्या गू फैमिली की जनरेशन में किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव रहा है। वो ये देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ये क्यों करना है। सू कह रही कि तुम दूसरों के मोबाइल में क्यों देखते हो, वैसे मुझे तुम्हारे डैड का DNA सैंपल चाहिए। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम भाई बहन कैसे हो सकते हैं। सू कहती है क्योंकि अंकल को हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करते हैं और मेरी मॉम भी हमेशा से मेरे और तुम्हारी शादी के अगेंस्ट थी। वो कहते कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें हम पसंद नहीं थे, हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हो सकते। और हाँ, ये सब सोचकर मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना, मैं एक बार फिर से तुम्हें नहीं खो सकता। जिसके बाद वो सू को अपने घर लेकर आता है। हम उसे जैसे वॉल से टिकाता है। सू कहती कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। हो कहते कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले तुम फीवर से बेहोश हो गई थी, तब क्या हुआ था। वो कहते कि तुम्हें कैसे पता कि मैं बेहोश हुई थी। वो कहते हैं क्योंकि मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। तो गुस्से में कहती है कि यार मैं हमेशा से सोचती रही कि कोई भला आदमी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया, आगे तुम हर काम छिपकर क्यों करते हो। वो कहते हैं क्योंकि मुझे पता था कि तब तुम मेरे को डिवोर्स नहीं दोगे। सो चुप हो जाती हो और कहती कि ये सब छोड़ो और पहले मुझे अपने डैड के बाल ला कर दो, DNA टेस्ट के बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे। वो उसे वॉल से टिका देता है और कहते कि तुम मेरी बहन नहीं हो, और फिर उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है। सू जब सोकर उठती है तो वो को सोता देकर उसका एक बाल लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर कहती कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती कि स्टूडियो। वो कहता कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लिन सू से मिलने आते हैं। सू कहती है कि अब आपको मुझसे क्या चाहिए। मिस्टर लिन उसकी मॉम का जेड ब्रेसलेट वापस देते हैं और कहते कि बेटा हमारी लिन फैमिली रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के क्वालिटी चेक में फेल हो गई है, क्या तुम इससे हो से इस बारे में बात कर सकती हो। सू कहती कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ। मिस्टर लिन कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे। सू कहती कि नहीं। जो सुनकर मिस्टर लिन गुस्से में कहते कि तो फिर ठीक है, मैं भी न्यूज़ में ये बात वायरल कर दूंगा कि तुम एक नाजायज डॉटर हो। तभी मिस्टर गुबे वहाँ आते हैं और मिस्टर लिन को एक पंच मार कर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू से ऐसे बात करने की। मिस्टर लिन भी गुस्से में मिस्टर गू का कॉलर पकड़ लेते हैं, जिससे उनके जैकेट से सू की DNA टेस्ट रिपोर्ट गिरती है, जिसे देखकर सू कहती है कि मेरी DNA टेस्ट रिपोर्ट आपके पास कैसे आई। देन वो रिजल्ट देखती है और कहती कि रिजल्ट तो नेगेटिव है, इसका मतलब मैं हो की बहन नहीं हूँ। जो सुनकर मिस्टर गू कहते कि नहीं तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही वान वान की। सू हैरान होकर कहती कि क्या, फिर मैं किसकी बेटी हूँ। मिस्टर गू कहते हैं कि एक्चुअल में सालों पहले जब तुम्हारी मॉम वान वान प्रेग्नेंट थी तब मिस्टर लिन ने उसे धोखा देकर हमारी स्टेप मॉम से शादी की।
वान वान ये सदमा सहन नहीं कर पाए, जिसके इम्पैक्ट से उसका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होते ही मर गया। जिसके बाद तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए ग्रैंडपा लिन ने ऑर्फनेज से एक बच्ची को लेकर वान वान को दिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और ये बात मुझे वान वान ने तुम्हें बताने से मना किया था। जो सुनकर सूखे तो होश उड़ जाते हैं और मिस्टर लिन मिस्टर गू से कहते हैं कि फिर ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई। मिस्टर गू गुस्से में कहते हैं क्योंकि तुम एक नंबर के कमीने हो। जिसके बाद मिस्टर गू सू को एक लेटर देते हैं और कहते कि ये लेटर तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले लिखा था और कहा था कि तुम्हें सच पता चलने के बाद मैं ये तुम्हें दे दूँ। जो सुनकर सू तुरंत उस लेटर को ओपन करती है, जिसमें मिसेस वान ने लिखा होता है कि बेटा जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं मर चुकी होंगी और तुम्हें शायद सच पता चल गया होगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, भले ही मैंने तुम्हें जन्म न दिया हो लेकिन तुम हमेशा मेरी ही बेटी रहोगी। ओम तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो। जो पढ़कर सूखी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब सुनकर मिस्टर लिन को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर लिन जब गुस्से में घर आते हैं तो लिंजी कहती है कि क्या हुआ डैड, क्या आपने उस कमीनी को सबक सिखाया? मिस्टर लिन कहते कि बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से ही वान वान की मौत हुई थी। जो सुनकर लिंजी डरते हुए कहती है कि तो आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन डैड मॉम ने जब उन्हें मारा था तब मैं बहुत छोटी थी। मिस्टर लिन हैरान हो जाते हैं और कहते कि तुमने क्या कहा। फिर स्टेप मॉम वहाँ आकर मिस्टर लिन से कहती है कि बेबी तुम आ गए। मिस्टर लिन उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि तुमने वान वान को मारा था। वो डरते हुए कहती कि नहीं। मिस्टर लिन उसका गला दबाने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ सू नान के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर आती है, जहाँ वो अपनी मॉम की ग्रेव पर बुके रखती है और नानो से बताती है कि मिस्टर लिन ने तुम्हारी स्टेप मॉम को जेल भेजकर लिंजी को लिन फैमिली से निकाल दिया है। अब लिन फैमिली पूरी तरह बर्बाद भी हो गई है। अब क्या तुम हो के साथ रहने वाली हो? सू कहती कि नहीं, मॉम का सपना था कि मैं सक्सेसफुल बनूं, इसीलिए मैं 1 साल के लिए पेरिस फिल्म एकेडमी जा रही हूँ। मुझे अब एक एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना है। जो सुनकर नान कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। तभी मिस्टर गू भी हो के साथ बुके लेकर वहाँ आते हैं और जो हो से कहती है कि मैं 1 साल के लिए पेरिस फिल्म एकेडमी जा रही हूँ, मुझे स्टडी करनी है। मिस्टर गू कहते कि तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे रहने और पढ़ने का अरेंजमेंट कर दूंगा। इसे हो को छोड़ने के लिए कंपनसेशन समझ लेना। सू कहती कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। मिस्टर गू कहते कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना हो के साथ ही जैंग फैमिली में ही होगी। मैं तुम्हें अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सू कहती कि ये तो आपके बेटे पर डिपेंड करता है। जो सुनकर मिस्टर गू मिसेस वान की ग्रेव पर बुके रखते हैं और कहते कि माफ़ करना वान, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकता। ये बोलकर वो सू से कहते हैं कि 1 साल बाद जब तुम वापस आओगी तब वो अपनी मर्जी से तुमसे दूर जा चुका होगा। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो सू से कहते हैं कि क्या पेरिस जाने से पहले हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं? सू कहती है कि क्या तुमने मिस्टर गू की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहता है कि तुम्हें उनसे शादी करनी है या मुझसे? जो सुनकर सू हंसती है और कहती कि क्या तुम अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट लाए हो? वो उसे अपना बुकलेट दे देता है, जिसे देखकर सू कहती है कि वैसे मन तो नहीं है लेकिन मैं हाँ कर देती हूँ। और वो हो को हक करके उसे किस कर देती है, जो देखकर नान बहुत खुश हो जाती है और सू और हो के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन 2 साल बाद का होता है, जहाँ पर मिंग पैसे कमाने के लिए सड़क पर सफाई का काम कर रहा होता है। तभी कुछ लोग वहाँ आकर वहाँ लगे सू के पोस्टर को देखकर कहते हैं कि ये तो वही फीमेल डायरेक्टर मिस सू की फोटो है ना। जो सुनकर मिंग पोस्टर को देखकर कहता है कि सू तो एक एक्ट्रेस थी, डायरेक्टर क्यों लिखा है? जो सुनकर एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, मिस सू ने अभी अभी खुद के डायरेक्शन में एक लव सी ड्रामा लॉन्च किया है, जिसकी वजह से उन्हें पेरिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। जिसके बाद उन्होंने गू फैमिली के हायर मिस्टर गू हो से शादी भी कर ली है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर मिंग सू के पोस्टर के पास जाकर रोने लग जाता है और खुद से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। ये कहकर वो खुद को कोसते हुए रोने लगता है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।